हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नई बुक का एनालिसिस करेंगे जो होगा क्लास सेवंथ विज्ञान भाग 2। ये SCERT बिहार बोर्ड की बुक की एनालिसिस है। इससे पहले कि हमने हिस्ट्री क्लास 7 की ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 6 की हमने सारी बुकों को एनालिसिस करा चुका हूं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के शेष वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आज हम इस विज्ञान में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी हम विषय सूची को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम विषय सूची को जानते हैं कि हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है। तो ये है क्लास 7 विज्ञान भाग 2 की विषय सूची, जिसमें हम सब पहला लेसन पढ़ेंगे जल और जंगल, फिर उसके बाद जंतुओं में पोषण, ऊष्मा, गति एवं समय, पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, पौधों में पोषण, हवा, आंधी तूफान, जल वायु और अनुकूलन, गंदे जल का निपटान, विद्युत धारा और इसके प्रभाव, रेशों से वस्त्र तक, और अध्याय 12 है अम्ल क्षार और लवण, अध्याय 13 मिट्टी, और अध्याय 14 है कि पौधों में संवहन, जीवों में श्वसन, प्रकाश, पौधों में जनन और वस्तुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। अर्थात अध्याय 18 तक के इस क्लास 7 के विज्ञान में है। हम इन सभी का एनालिसिस एक एक अध्याय को एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बातें बहुत सरल शब्दों में दिया गया है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए एक एक बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर भी आप सभी लोग देंगे। जब आप सही ढंग से पढ़े रहेंगे तभी उत्तर भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 जल और जंगल। ये क्लास 7 भाग 2 विज्ञान की है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जल और जंगल, जिसमें सबसे पहली बात होगी जंगल की। क्या आपने कभी घर, विद्यालय अथवा अन्य स्थान पर जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता, शिक्षक सभी आपको जल बर्बाद नहीं करने की सलाह देते होंगे। आपने सोचा है कि क्यों हर व्यक्ति का ध्यान जल संरक्षण की ओर आकर्षित करने के लिए टीवी, अखबार, पोस्टरों आदि की सहायता से विज्ञापन दिया जाता है। इसी क्रम में हम प्रति वर्ष 20 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब यहाँ पर जानने का एक महत्वपूर्ण नोटिस करना पड़ेगा आप सभी को कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता कराई जाती है। ये सारे प्रयास जल संरक्षण के लिए आखिर क्यों किए जा रहे हैं? कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी नहीं आना, पानी भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, धरना प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देता है। क्या ये सही नहीं है कि हम अत्यधिक जल की कमी का सामना कर रहे हैं? आइए क्रियाकलापों को भी समझते चलते हैं कि जल के लिए जनता के संघर्ष और उनकी समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आप जान पाएंगे कि जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चित्रों में कि सूखा का दृश्य है जो किसान अपने खेतों में बैठा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जल की कमी की वजह से ऐसी स्थिति बन गई है। तो पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी पर जल की उपलब्धता एवं स्रोतों के बारे में जाना था। उपलब्ध मृदुल जल की मात्रा जानने के लिए निम्नलिखित तालिका को पढ़ करके समझना चाहिए। मध्यम आकार की बाल्टी जिसमें लगभग 20 लीटर जल आता हो वो ले लीजिए। मान लीजिए कि बाल्टी में भरा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल
को प्रदर्शित करता है। आपको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि मृदुल जल अर्थात जो मीठे जल की मात्रा है पृथ्वी पर कितना उपलब्ध है। तो आप सभी लोग यहाँ से समझ सकते हैं, आपको एक बाल्टी लेना है जिसमें 20 लीटर का पानी हो और ये समझना है कि ये पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा है। अब एक 5 ml क्षमता वाले चम्मच से 100 चम्मच जल मग जैसे किसी छोटे पात्र में डालिए। ये पृथ्वी पर उपलब्ध मृदु जल है अर्थात मीठा जल है। अंत में मग 1/4 चम्मच जल निकालिए। ये विश्व की सभी नदियों झीलों में उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अब मग में 30 चम्मच जल कांच की गिलास में डालिए। यह भौम जल को जो उपयोग में लाया जा सकता है को प्रदर्शित करता है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ से कि मृदु जल कितने मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद है। यदि पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा बाल्टी में भरे जल जितनी होती तो उसमें मृदुल जल मात्र 1 मग पानी ही होता है। शेष पानी तो समुद्र में भरा खारा पानी है। मृदुल जल में भी अधिकांश तो हिमनदों, ध्रुवीय बर्फों, पहाड़ों की स्थायी बर्फ के रूप में है जो आसानी से उपलब्ध नहीं है। हमारे उपयोग के लिए तो भूमिगत जल, झीलों पर नदियों का जल ही बचता है। यह कुल जल की मात्रा का 0.006% ही है। क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? ये जानकारी आप अपने दोस्तों, घर पर, परिवार वालों व अन्य समुदायों के लोगों से भी बांट सकते हैं। आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतरता उपलब्ध करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। क्या है? बनी हुई है। ये सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करती हैं। आपने पिछली कक्षा में जल चक्र के विषय में पढ़ा था। आप अपनी जानकारी को अपने शब्दों में और नोटबुक में जरूर लिखिए कि आपको पिछली कक्षा में अध्ययन के लिए जल चक्र की प्रक्रिया याद है। जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रियाओं को संख्याओं के द्वारा चिन्हित किया गया है। इन संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित क्रम में लिखे गए प्रक्रम के सही शब्द भी लिखिए। नंबर 1 है कि जमभौल, फिर पाशपा, क्रम में व्यवस्थित करना है। अस्त व्यस्त क्रम में लिखा है, आप इसे सही जल, भौम, वाष्प, संघनन, वाष्पोत्सर्जन और वर्षा, ये सारी चीज़ें क्या है? अस्त व्यस्त है। जिसे हम इसे क्या कहेंगे? जल भौम कहेंगे। इसको हम वाष्प कह सकते हैं, संघनन कह सकते हैं। चौथा नंबर क्या होगा आप बता सकते हैं? बादल। क्या है ये? बादल। और फिर है वाष्पोत्सर्जन 5वां नंबर, फिर है वर्षा। अर्थात ये क्रम आपको बताना था जो आप यहाँ से ये भौम जल अर्थात नंबर जल चक्र कैसे होगा? नंबर 1 जो हमारा भौम जल होगा यहाँ से, फिर ये वाष्प बन के ऊपर जाएगा। 2 नंबर क्या हुआ? जल हमारा वाष्प बन के ऊपर गया। फिर इसका तीसरा नंबर संघनन होगा। संघनन के बाद ये बादल बनेंगे। बादल के बाद इसका वाष्पोत्सर्जन होगा। वाष्पोत्सर्जन के बाद ये वर्षा हो जाएगी। यह क्रम यह लगातार ऐसे चक्र चलता रहेगा। इसी को कहा जाता है जल चक्र। आप जानते हैं कि जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस के रूप में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जाता है। बर्फ अथवा हिम, बर्फ को ही हिम के रूप में जल ठोस अवस्था में ध्रुवों, बर्फ से ढके पर्वतों, हिम नदों में पाया जाता है। द्रव की अवस्था में महासागरों, झीलों, नदियों अतिरिक्त भूमि के अंदर भौम जल भूमिगत जल के रूप में मिलता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है ठोस अवस्था, फिर है दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था।
ये जल की ये तीनों अवस्थाएं हमारे आसपास जरूर पाई जाती हैं। यहाँ बात किया गया है जो ठोस अवस्था की है ये हमें देखने को मिलता है, जैसे कि बर्फ़ के रूप में, आप इसे ज़रूर देखे होंगे, या हिम के रूप में। ये ध्रुवों और बर्फ़ से ढका रहता है। फिर है महासागरों और अथवा झीलों या तालाबों में आप इसे द्रव अवस्था में भी देखे होंगे, और ये गैस के रूप में, जल वाष्प के रूप में भी जरूर देखे होंगे। अर्थात जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जल की 3 अवस्थाओं के सतत चक्रण के द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि पूरी जनसंख्या और सभी जीव जल का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपको इस जानकारी से राहत मिली है? क्रियाकलाप 2 है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों की एक सूची बनाएं। पुनः प्रत्येक बच्चे से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास कीजिए। उत्तर को सारणीबद्ध कर ये जानने की कोशिश कीजिए कि उनके घर में पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, बर्तन धोने, कपड़ा धोने के लिए प्रतिदिन कितने जल का आवश्यकता होती है। प्रत्येक कार्य के लिए जल किन से प्राप्त होता है। इसकी आपूर्ति के लिए उन्हें उनके घर के लोगों को क्या करना चाहिए। पाच्य का पानी, पीने का पानी, भोजन, ये सारे तालिकाओं को आप जरूर पढ़ेंगे। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। आप पाएंगे कि अधिकांश नगरों, बड़े शहरों में जलापूर्ति की अवस्था होती है या व्यवस्था। जलापूर्ति के लिए विशेष क्रम में पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं। जल को आसपास के किसी झील, नदी, तालाब, कुओं से लाकर के पाइपलाइनों के द्वारा आपूर्ति की जाती है। छोटे शहरों एवं गांवों में निकाय, सरकार के द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। यहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल प्रायः जल स्रोतों से सीधे प्राप्त करते हैं। कुछ इलाकों में जल घरों से काफ़ी दूर पर होते हैं। वहाँ से जल ढो करके लाने का कार्य अथवा स्रोतों पर ही इसका उपयोग अत्यधिक कष्टकारी होता है। हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्रोत क्या है? वो भूमि जल ही है, जो जल का एक बहुत ही प्रमुख स्रोत है। क्या आपने कभी चापानल को हैंडपंप के रूप में भी जानते हैं, अथवा नलकूप के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिए कि ये गड्ढे एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूपों अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती? आप उन कारीगरों अथवा अपने से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। इसका कारण कम अथवा अधिक गहराई पर जल के स्तर का मिलना है। अर्थात कहीं पर जल स्तर अधिक गहराई पर मिलती है और कहीं जल स्तर ज़्यादा गहराई पर नहीं होती है। अर्थात यहाँ पे पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टानों अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थानों पर जल भरा होता है, उसकी ऊपरी परत को भौम जल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह से 1 मीटर अंदर से लेकर के अनेक मीटर की गहराई तक हो सकता है, और इस प्रकार से नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाएगा? जल भौम जल कहलाता है। भौम जल का स्रोत क्या है? आपने सोचा होगा कि वर्षा होने के बाद पृथ्वी की सतह पर जमा जल कहाँ जाता है। क्रियाकलाप देखते हैं। एक आटा चालने अर्थात छानने की चलनी लीजिए। इसमें मिट्टी इस प्रकार भरिए कि थोड़ी जगह खाली हो। चलनी के नीचे समान गोलाई का कोई बर्तन रखिए। अब चलनी की खाली जगह में धीरे धीरे पानी भरें। कुछ समय के उपरांत फिर जल डालिए। परीक्षण कीजिए तो आप क्या पाते हैं? चलनी के ऊपर खाली हिस्से में जल नहीं है। ये कहाँ गया? और ये जल रिस करके बर्तन में जमा हो गया। क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधे की जड़ को पानी नहीं मिलता है? भौम जल भर तथा भौम जल स्तर। अर्थात हम जानेंगे कि भौम जल और जल भर और भौम
जल स्तर। वर्षा जल नदियों, तालाबों, झीलों का जल मिट्टी से रिस करके भूमि के नीचे रिक्त स्थानों तथा दरारों को भरा देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःक्षेपण कहा जाता है। अतः इन प्रक्रिया के द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। भौम जल स्तर के नीचे मृदा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहा जाता है। इस जल को सामान्यतः नलकूपों के द्वारा निकाला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जल भर कहाँ है और भौम जल कहाँ है। भौम जल और जल भर में अंतर होता है। भौम जल जो होता है, एक बार दोबारा समझेंगे कि जल भर की स्थिति, भौम जल के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टानों की परतों के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहा जाता है। अर्थात जल का जब भंडारण होगा, ये भौम जल के नीचे भी जब पाया जाएगा, उसे ही भौम जल के नाम से भी जानते हैं। भौम जल के नीचे जल का जब भंडारण होगा, उसे हम जल भर कहा जाता है। आइए जानेंगे कि भौम जल स्तर का गिरना क्या परिपूर्ति एवं उपयोग की मात्रा समान है। क्या हम जल भर से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इसी बातों को जानते और समझते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भौम जल पुनः पूर्ति की सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा के जल का रिसना है। कम वर्षा या वर्षा जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी से भौम जल स्तर में गिरावट आती है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल के स्तर को प्रभावित करता है। क्रियाकलाप समझेंगे कि जनसंख्या प्रसार तथा जल की मांग। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों, सड़कों के निर्माण के लिए जल की मांग बढ़ी। विभिन्न कार्यों में जल के उपयोग की मात्रा का आकलन कीजिए। आपके क्षेत्र में होने वाले उन उद्योगों की सूची बनाइए जिसमें ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। सूची में उपयोग लाए जाने वाले जल की मात्रा का भी आकलन कीजिए। आपके क्षेत्र में वर्षा जल के अलावा सिंचाई के क्या क्या संसाधन हैं? पूर्व में उपयोग किए जाने वाले सिंचाई के संसाधनों की स्थिति क्या है? आपने अपने गांव या कस्बे में निम्नलिखित स्थान में उपयोग किए जाने वाली मात्रा का अनुमान जरूर लगाएं। भवन निर्माण में जल की कितनी मात्राएं प्रतिदिन लगता है, जरूर जानें। दुकानों में कितना, कार्यालय में कितने जल की मात्रा डेली यूज किया जाता है। सड़क के निर्माण में और सिंचाई में हम कितना जल की मात्रा को यूज करते हैं। अपनी कक्षा के 10 छात्रों की सूची बनाइए। उनमें से कुछ प्रश्न निम्न प्रकार कीजिए कि प्राप्त उत्तरों को उनके नाम के सामने अंकित कीजिए और पुनः उत्तरों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण के उपरांत आपको कुछ परिणाम मिलेंगे, उसका उपयोग आप जल प्रबंधन के लिए करें। छात्र का नाम लिखें, फिर पूर्व में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्रोत, यंत्र और उसकी उपलब्धता क्या होगी। परिणाम के कुछ इस प्रकार होंगे। जल संसाधन भूमि पर से उपलब्ध हैं। जल संसाधन भूमि पर जैसे कि तालाब, नहर, आहार चर से उपलब्ध हैं। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह से भौम जल काफ़ी निकट है। भौम जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है। नहरों, आहारों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई। जलकूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं। पंप सेटों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक यंत्रों, रहट, ढोंस और मटकुआओं आदि का उपयोग भी हो रहा है। हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। इसकी अनेक कारण हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण वर्षा का विवरण है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा। अत्यधिक वर्षा से अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती, वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है और सूखा बढ़ जाता है। बिहार में अधिक वर्षा होने वाले
क्षेत्रों में रंगीन कीजिए। आपको ये चित्र है, आप इसे रंगीन कर सकते हैं। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, इन विषयों के बारे में जानेंगे। क्या आपने शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों से जल रिश्ते देखा है? क्या आपने नलों से जल बहते देखा है? क्या आप जल के पीते समय गिलास से कुछ जल छोड़ देते हैं? इन आदतों में सुधार ला करके जल की बर्बादी को रोका जा सकता है। क्रियाकलाप 5 में देखेंगे कि आप अपने घर में सुबह जगने के उपरांत एवं रात को सोने से पूर्व एक दिन में कितने जल का उपयोग करते हैं, हर उपयोग में कितना जल बर्बाद होता है, क्या इनका पुनः उपयोग करना संभव है? यदि हाँ तो विचार कीजिए कि किस प्रकार में या किस कार्य में उपयोग किए जाने वाले जल का पुनर्उपयोग में या उपयोग हो सकता है। नहाने, कपड़ा धोने में उपयोग किए गए जल का उपयोग पुनः किस कार्य के लिए करेंगे और बर्तन धोने में उपयोग किए गए जल का पुनः क्या उपयोग करेंगे। वर्षा के जल के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। ये जल प्रबंधन एवं भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य में अनेक स्थानों पर जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबचो, डबडे, आहरे बनवाई जाती थीं। क्या बनवाई जाती थीं? क्या आपने क्रियाकलाप में पता लगाया कि आपके क्षेत्र में इनमें से कौन कौन से संसाधन थे? समय के साथ हमने इन्हें त्याग दिया कि आपके क्षेत्र में इन पारंपरिक संसाधनों को पुनः बनाया जा रहा है। किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं और इसके उदाहरण के रूप में हम ड्रिप या बूंद सिंचाई के बारे में जान सकते हैं। इस विधि से कम व्यास के पाइपों से जल पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और जल की बर्बादी नहीं होती है। अब यहाँ से हमें एक क्वेश्चन समझ में ये आता है और आपको सभी को भी जान लेना जरूरी चाहिए कि हम किस माध्यम से सिंचाई करें तो जल की कम मात्रा या कम आवश्यकता होगी तो हम उसे ड्रिप अथवा बूंद सिंचाई से करेंगे तो हमें जल की कम मात्रा यूज कर सकते हैं। आइए अब आगे हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे कि आपने इस प्रकार यदि नलकूपों के जल पाइपों के द्वारा खेतों में ले जा करके स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई करने में भी जल की खपत कम होगी। आपने देखा ही होगा गमले के पौधों को कुछ दिनों तक जल ना मिले तो वे मुरझा जाते हैं, क्योंकि पौधों को भोजन बनाने अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यदि जल उपलब्ध नहीं हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। क्या पौधों के न रहने से भोजन, ऑक्सीजन, वर्षा के अभाव से पृथ्वी पर जीवन का अंत नहीं हो जाएगा? आइए जानेंगे जंगल। अभी हम पढ़े थे जल के बारे में, अब हम जानेंगे जंगल। हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। क्या हैं? हमारे देश में कई भागों में घने जंगल हैं। बिहार राज्य में भी कुछ जंगल बड़े जंगल हैं, कुछ जगह बड़े जंगलों में कई तरह के पेड़, झाड़ियाँ, घास आदि पाए जाते हैं। जंगलों में कई तरह के जीव जंतु, बाघ, रीछ, हिरन, बंदर, तरह तरह के पंछी, कीट पतंगे आदि भी पाए जाते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली वन संपदा और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट समझने की बात यह आ गई कि ये जानना जरूरी है आपको कि पश्चिमी चंपारण में कौन सा अभ्यारण्य है। तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें, या अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ज़रूर याद रखें। जो बाघ टाइगर संरक्षण के लिए एक आरक्षित वन है। वैशाली और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य है। क्या है? तो ये वैशाली और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल हैं। इसके अलावा कई जगह गांव, कस्बे, शहर से लगे छोटे जंगल भी हैं।
जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु आपको शहरों के चिड़ियाघरों में भी देखने को मिल सकते हैं। जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं, परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्ते वाले साल एवं सागवान जैसे पेड़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि साल और सागवान जैसे पेड़ कहाँ पर मिलते हैं, तो ये बिहार के चंपारण क्षेत्र में मुख्यतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ पाए जाते हैं। अर्थात हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार वृक्ष मिलते हैं। तो यहीं से ये सेंटेंस उठा के पूछ लेता है बीपीएससी 4.0 या शिक्षक में। तो यहाँ पे फिर आगे समझेंगे कि गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में उस समय मौसम में सागवान पत्ते झड़ने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले प्लास के पेड़ मिलते हैं। इन जंगलों में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर निर्भर रह सकने वाले मिल जाते हैं। क्रियाकलाप 6 आपको शायद अपने गांव या शहर के आसपास के जंगल या किसी अभयारण्य में जाने का मौका मिला हो या उनके बारे में जानते हैं, तो आप अपने मित्रों के सहयोग से जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों की सूची जरूर बनाइए। क्रियाकलाप 7 में पढ़ेंगे कि जंगल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें जंगलों से कई सारे उत्पादन मिलते हैं जिनका हमारे अलग अलग उपयोग हैं। अन्य पौधों की सूची से औषधीय पौधों एवं इमारती लकड़ी देने वाले पेड़ों की सूची जरूर बनाएं। साथ ही कुछ ऐसे पौधों की सूची बनाइए जिनका उपयोग जंतुओं के भोजन, औषधि तथा इमारती लकड़ियों प्राप्त करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए भी होता हो। क्या आप जानते हैं कि गोंद और लाह अर्थात लाख जंगल से ही प्राप्त किए जाते हैं? कागज़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, इन सभी को आप लिख सकते हैं। आप जैविक उद्यान में जाएंगे, वहाँ से सभी पेड़ लगाने का प्रयास किया गया है जो जंगलों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों, लताओं, पौधों, घासों, फूलों के नाम उनके बगल में लिखे गए हैं। आप संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठे कर सकते हैं और अन्य स्थानों पर इन्हें पहचान भी सकते हैं। क्रियाकलाप 8 में देखेंगे कि इसके लिए उनकी पत्तियां जमा करना सरल होगा। यदि संभव हो तो फोटो भी लीजिए। जब आप पत्तियां जमा करते हैं तो उसे एक क्रम संख्या देते जाएं। ध्यान रहे कि किसी क्रम में पेड़ों के नाम भी लिखे जाएं जिस क्रम में पत्तियों पर क्रम संख्या दी गई हो। सागवान का वृक्ष एवं उनकी पत्तियां आप चित्र में भी देख सकते हैं। उपयुक्त तालिका जितनी लंबी हो सके बनाइए। इसका विश्लेषण फिर जब कभी आपको जंगलों में जाने का अवसर मिलेगा तो अपनी तालिका की सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर आप आनंद एवं अनुभव करते हुए अपने ज्ञान को विकास कर पाएंगे। आप अपनी तालिका में विश्लेषण करने पर जंगलों की जैव विविधता के बारे में जान पाएंगे। ये प्लास का फूल है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न पादप तथा वृक्ष एक समान नहीं है। क्या जलवायु के कारण वृक्षों व अन्य प्रकार के पादपों के किस्मों एवं जंतुओं के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है? इस विविधता के बारे में और अधिक जानकारी पाने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। वन में खाद्य श्रृंखला। आपने स्वापोषी, परपोषी, मृतपोषी के बारे में जरूर पढ़ा है। आपने ये भी जान लिया है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और सभी जीव जो मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी अनंतः पौधे पर ही निर्भर करते हैं। जो जीव पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें जीव के द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता है और यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए मेढक छोटे छोटे कीट खा जाते हैं और मेढक को सांप खा जाता है और सांप को गरुड़ खा जाता है। अर्थात घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक सांप को और सांप गरुड़ को खा जाएगा। घास हिरण खाएगी, हिरण को बाघ खा जाएगा। अर्थात इस क्रम को क्या कहा जाएगा? इसी क्रम को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं।
वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, सभी में परस्पर संबंध होता है और यह सब मिलकर के खाद्य श्रृंखला का या खाद्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला के किसी एक श्रृंखला में कोई विघ्न पड़े तो सभी श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। यदि हम वन के किसी एक घटक तथा पेड़ को हटा लें तो इससे जंगल के अन्य घटक प्रभावित होंगी एवं पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। अर्थात इन सब में से किसी एक का कर्म टूट जाएगा तो ये इस तीसरे पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। इनका कहने का मतलब है। आप यहाँ से बहुत अच्छे से और एक सरल भाषा में समझ सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। आप इस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। क्योंकि यहाँ पर ये आता है ये लाने कि इनके खाद्य श्रृंखला के क्रम को दर्शाइए, तो ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। घास के बाद कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप और सांप को गरुड़ खाएगा। तो ये क्रम संख्याएं एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं कि इनके क्रम को आप व्यवस्थित कीजिए, तो आपको याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है। आइए जानते हैं वन की मिट्टी। वन की मिट्टी आपने पिछले अध्याय में जान लिया कि मिट्टी की ऊपरी परत में ह्यूमस होता है। इसकी मात्रा जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत में प्रचुर होती है। क्यों? आप जंगलों में ये सघन आम, लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियां जमीन पर परत के रूप में देख सकते हैं। इन पर छोटे छोटे जीव देखे जा सकते हैं। इन पत्तियों घास फूस को सड़ाकर ह्यूमस बनाने में सहायक होते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ऐसे जीव को सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव अपघटक। ये क्या होंगे? सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जा सकती है। मरे हुए जीव जंतु भी अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित होते हैं, जो अनंतः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। साथ ही पोषण का चक्र भी पूरा होता है। क्रियाकलाप समझेंगे हम यहाँ पर कि एक छोटा गड्ढा खोदिए, ऐसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों के द्वारा भर करके मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। गड्ढा भीतर से गर्म लगता है। सोचिए ऐसा क्यों? वास्तव में अपघटन रासायनिक क्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है। प्रकृति में वनों से गैसों का संतुलन कुछ इस प्रकार बना रहता है, जैसे कि पादप ऑक्सीजन, जंतु, फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर पादप के पास। अर्थात जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनके द्वारा हम सबको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मनुष्य जंतु ग्रहण करते हैं और जंतु क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये पौधों की ज़रूरत होती है। पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अर्थात यह एक चक्र के नुमा चलता रहता है। वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। हमने जल चक्र के बारे में जान लिया कि वृक्ष अपने जड़ से जल अवशोषित करते हैं और जलवाष्प के रूप में जल निर्मुक्त करते हैं। वन जीव जंतुओं का आश्रय, भोजन, पोषण प्रदान करने के साथ साथ नए पादप को पनपने और वृद्धि करने के अवसर प्रदान करता है। आपने वर्षा के दिनों में गोबर, सड़ी गली वस्तुओं पर अंकुरित बीजों को पनपते देखा होगा। वन शाकाहारियों के लिए अत्यधिक भोजन की व्यवस्था कर उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे मांसाहारी जीवों के लिए भी प्रचुर आहार उपलब्ध हो पाता है। वस्तुओं की विभिन्न किस्में वन के पुनर्जन्म एवं वृद्धि में सहायक होती हैं और अपघटन वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं और इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन तथा जीवन क्षमता से भरपूर है।
वर्षा जल वन में वृक्षों की पत्तियों, तनों, लता और वितानों से होकर के फुहारों के भौम जल रूप में पृथ्वी पर आता है और अंतःस्रावित होकर के जल भौम जल स्तर की वृद्धि करता है। वन भूमि अपरदन को रोकता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति हेतु बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। अर्थात वन से हमारा भू अपरदन को भी ये रोक देता है। हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को भी वन जो होते हैं बनाए रखते हैं और नदियों को जल की आपूर्ति भी वनों के माध्यम से ही होती है और बाढ़ जो है हमारे बाढ़ से भी हमारी रक्षा ये वन करती हैं। अर्थात वन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या दबाव के कारण जैसे खेती, कारखाने, आबादी के बचने के लिए वनों को जिस प्रकार से तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यह एक शोचनीय विषय है कि वन लुप्त हो जाएं तो क्या होगी। अर्थात वन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ये एक होता है बर्फ, जल और वाष्प। हम इसे कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में जल पाया जाता है। जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण हैं। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मित व्यवता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं, अर्थात हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। वनों से वनस्पतियों की विभिन्न परतें, वस्तुओं, पक्षियों, जीवों को भोजन, आश्रय प्रदान किया जाता है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन में मृदा, जल, वायु, सजीवों के बीच परस्पर क्रियाएं होती रहती हैं। वन मृदा को अपरदन से बचाती है। वन क्या है? ये मिट्टी को अपरदन से बचाती है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे जरूर नोट करें। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती हैं। ये अभ्यास प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप नोट्सबुक में लिख सकते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कर सकते हैं। अगर आप पाठ को एक अच्छे ढंग से सुने होंगे हमारी बातों को, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल घंटी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।